नमस्ते, आपका स्वागत है कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में। 16 अक्टूबर 2023 को एक नौजवान लड़का कोर्ट रूम में घबराया हुआ दिख रहा था। उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैरोलाइन एलिसन के आंखों में आंखें डालकर देखा। वो गवाही देने वाली थी और उसके धोखे की गहराई को उजागर करने वाली थी। हर शब्द जो उसके मुंह से निकला वो उसकी दुनिया समेटने लगा और उसके बयान के अंत तक वो खत्म हो गया। 1 साल पहले वो क्रिप्टो करेंसी दुनिया का प्यारा था। उसकी कंपनी की कीमत थी $32 बिलियन, लेकिन अब वो सब कुछ चला गया था। अब वो 7 आरोपों का सामना कर रहा था और उसकी सजा हो सकती थी 115 साल की जेल। मैं जो दृश्य का वर्णन कर रहा हूँ वो है सैम बैंकमैन फ्रीड का मुकदमा। अगर आपने थोड़ी देर से इस चैनल को फॉलो किया है तो आपने मेरा पीस देखा होगा FTX के $multi-billion कोलैप्स पर। ये एक विश्वासघातक कहानी है कि कैसे एक ग्रुप ऑफ रैट किड्स ने इतना बड़ा धोखा इंजीनियर किया कि उन्होंने खुद को गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस खरीद लिया। आज हम कोर्ट केस की झलक लेंगे। आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन टीवी। FTX एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और हेज फंड था। ये 2019 में सैम बैंकमैन फ्रीड AKA SBF ने स्थापित किया था। उसकी तब की गर्लफ्रेंड कैरोलाइन एलिसन आर्म रिसर्च की प्रबंध करती थी, जो एक ट्रेडिंग हाउस था। सैम हमेशा ये दावा करता था कि ये दो कंपनीज अलग एंटाइटीज थी, लेकिन सीन के पीछे FTX कस्टमर के फंड्स का उपयोग कर रहा था और उन्हें आर्म रिसर्च को दे रहा था, और ये कस्टमर के फंड्स बर्बाद हो रहे थे। FTX ने अपनी शुरुआत से ही कंज्यूमर डिपॉजिट को बैंक अकाउंट्स में डाल दिया, जो आर्म के द्वारा ओन्ड या मैनेज था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC के अनुसार बैंकमैन फ्रीड ने पर्सनली आर्म से $1 बिलियन से अधिक उधार लिया था। फिर से ये सब FTX कस्टमर द्वारा फंडेड था। उसने अपने पेरेंट्स और FTX एग्जीक्यूटिव्स को सिमिलर लोन अप्रूव किया, लेकिन ऊपर से सब कुछ परफेक्ट था। FTX तेजी से बढ़ रहा था और 2021 तक उनके पास सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स, उनके नाम के एक स्टेडियम और सैम खुद पॉलिटिशियंस के साथ मिल रहे थे। 2022 के सितंबर में ब्लूमबर्ग ने FTX और आर्म के बीच की क्लोज टाइज की रिपोर्ट की। फिर 2 नवंबर 2022 को कोइंडेस्क ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जो एक्सपोज कर रहा था कि 14.6 बिलियन एसेट्स के 5.8 बिलियन जो आर्म रिसर्च के बैलेंस शीट पर थे, वो एक FTX क्रिप्टो टोकन से लिंक थे जो थिन एयर से बना था। मैंने इसकी पूरी कहानी पिछले एपिसोड में कवर की थी, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक मैसिव सेल ऑफ ट्रिगर किया जहां लोग अपना पैसा बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अंत में FTX अपने कस्टमर्स को वापस नहीं कर पाया क्योंकि उनके डिपॉजिट्स आर्म को लोन दे दिए गए थे। एसेंशियली FTX यूजर्स अपने फंड विड्रॉ नहीं कर पाए और कंपनी ने 11 नवंबर 2022 को बैंक्रप्सी फाइल की। 1 महीने बाद सैम बैंकमैन फ्रीड को बामास में अरेस्ट किया गया, जहां FTX का हेडक्वार्टर था, और फिर उसको US में एक्स्ट्राडाइट किया गया। वो हाउस अरेस्ट पर रखा गया, लेकिन अगस्त में कस्टडी में लिया गया। चलो अब ट्रायल के बारे में बात करते हैं। 3 अक्टूबर को SBF ने न्यूयॉर्क में एक कोर्ट पे अपना ट्रायल शुरू किया। 2 ट्रायल्स होंगे, लेकिन दूसरा मार्च 2024 में होगा। पहले ट्रायल के चार्ज पर वहाँ एसेंशियली मल्टीपल काउंट्स ऑफ वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग है। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट SBF और उसके दोस्तों को अक्यूज कर रही है क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर फंड्स को मिसअप्रोप्रिएट किया और आर्म रिसर्च को दिया। वो कंज्यूमर्स, लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को झूठ बोल रहे थे, जो फ्रॉड के बराबर है। SBF को स्कीम का लीडर होने का आरोप भी लगा है। हम सब जानते हैं कि बिलियंस ऑफ कंज्यूमर फंड्स गायब हो गए, और ये सिर्फ तब हाईलाइट हुआ जब लोग पैनिक होकर अपना पैसा FTX से लेकर साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन पैसा कहाँ गया? SBF ने या तो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशंस, डेब्ट सर्विसिंग, खुद और दूसरों को लोन देने, A-लिस्ट सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, मार्केटिंग कैंपेनिंग और कोर्स पॉलिटिशियन डोनेशन में खर्च कर दिया। कोर्ट के अनुसार बैंकमैन फ्रीड ने $100 मिलियन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में खर्च किए और $40 मिलियन एक पेंट हाउस खरीदने में, जहां वो दूसरे FTX एग्जीक्यूटिव्स को रखते थे। लोन को लग्जरी जेट्स खरीदने के लिए भी यूज किया गया था। SEC क्लेम की कि ये ट्रांजैक्शन कोर्ट एट द टाइम नॉट डॉक्यूमेंटेड एट ऑल। उम्मीद है कि 90% फंड्स इवेंचुअली रिकवर होंगे और विक्टिम को वापस मिलेंगे। ट्रायल के दौरान SBF और उनके डिफेंस ने उन्हें एक ओवरवर्क्ड यंग बिजनेसमैन के रूप में दिखाया जो सिर्फ सही काम करने की कोशिश कर रहे थे। उसने बस कुछ गलतियां की थी, शायद उसकी रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं थी,
लेकिन उसने कभी जानबूझकर किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि FTX कस्टमर्स के फंड्स का मिसयूज हो रहा है। सिर्फ कोलैप्स के थोड़ी देर पहले सैम के डिफेंस टीम ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को दोनों कंपनीज की बैंकरप्सी के लिए दोषी माना और एम्स फाइनेंशियल पोजीशंस हेज करने में असफलता पर जोर दिया। लेकिन सैम के लिए दुर्भाग्यवश उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैरोलाइन ने जैसे ही गाना शुरू किया, उसने उसे बर्बाद कर दिया। कैरोलाइन एलिसन आर्म रिसर्च की CEO और सैम की एक्स गर्लफ्रेंड गवाही देने वाली थी। सैम से ज़्यादा कोई अच्छी पोजीशन पर नहीं था और कोई उससे ज़्यादा क्लोज नहीं था। वो सैम के एक्शंस पर रोशनी डालने के लिए परफेक्ट व्यक्ति थी। दोनों जेन स्ट्रीट एक ट्रेडिंग फर्म पर मिले थे जहां दोनों काम करते थे। कॉलेज के बाद जब कैरोलाइन विटनेस स्टैंड पर आई तो उनसे पूछा गया कि वो सैम को क्राउड में पॉइंट आउट करे और डिस्क्राइब करे कि वो क्या पहन रहे हैं। वो वहाँ है, सूट पहने हुए। हाँ, आज के लिए सैम ने अपनी ट्रेडमार्क ब्लैक टी-शर्ट और कार्गो शॉर्ट को छोड़कर ग्रे सूट और पर्पल टाई पहना था। कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूटर डैनियल स्वॉन ने कैरोलाइन से पूछा, जब आप आर्म में काम कर रहे थे तो आपने क्या कोई अपराध किया? एलिसन ने जवाब दिया, हाँ हमने किया। स्वॉन ने आगे बढ़ाया, जब आप हम कहते हैं तो आप हम से क्या मुराद रखते हैं? कैरोलाइन ने कहा, मैं सैम और मैं और दूसरों की बात कर रही हूँ। फ्रॉड, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। स्वॉन ने पूछा, क्या आपने ये क्राइम अकेले किया? एलिसन ने जवाब दिया, नहीं, ये सैम के साथ किए गए थे। कैरोलाइन एलिसन ने आगे कहा कि FTX कस्टमर फंड्स का यूज़ आर्म्स लूजेस कवर करने के लिए सैम्स डिसीजन था। कोर्ट हियरिंग में इंटरेस्टिंगली उसने ये भी बताया कि सैम एक दिन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। मुझे ये यकीन है कि वो इंटरेस्टिंग होता। वो आगे टेस्टिफाई करने वाली थी कि सैम की इमेज कितनी इम्पोर्टेंट थी, खास करके उसके बाल। सैम ने एक बार कहा था, मैं ऑनेस्टली सोचता हूँ कि मेरे लिए नेगेटिव एस्टिमेट वैल्यू है अपने बाल कटवाना। मुझे लगता है कि लोगों को ये इम्पोर्टेंट है कि मुझे पागल लगने दो। सैम के अटॉर्नी ने बाद में हिलोरियसली स्टेट किया, एक समय था जब सैम शायद दुनिया के सबसे खराब स्ट्रेस्ड CEO थे और उसका सबसे खराब हेयर कट था, लेकिन वो कोई अपराध नहीं है। अंत में एलिसन ने वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे 7 क्रिमिनल चार्जेस को मान लिया। उसने ये भी माना कि उसने अपने पेरेंट्स को $1 लाख का लोन दिया था। बारबरा फ्रीड और जोसेफ बैंकमैन सैम के पेरेंट्स हैं। आयरॉनिकली दोनों ही स्टैनफोर्ड लॉ में लीगल एथिक्स के प्रोफेसर हैं। ये शंका किया जा रहा है कि उनकी एक्सपर्टीज, रेपुटेशन और कनेक्शंस ने FTX को कम से कम शुरुआत में लेजिटिमेट दिखाया। सैम के पेरेंट्स ट्रायल के लगभग हर दिन उपस्थित थे और सैम के क्लोज एडवाइजर थे। सैम ने एक बार FTX को अ फैमिली बिजनेस के रूप में रेफर किया था। कोर्ट केस के दौरान एक पॉइंट पर यह रिवील हुआ कि कम से कम सैम के पिता एक पीस ऑफ वर्क है। एक रिवील्ड ईमेल एक्सचेंज में उसने शिकायत की थी कि FTX के एडवर्टाइजिंग के लिए $2 लाख मिलना एक पिटेंस है। सैम, मुझे यहाँ क्या कहना चाहिए पता नहीं। ये पहली बार है जब मैंने 200K अ ईयर सैलरी के बारे में सुना है। बारबरा को इस पर रखना। ये जनवरी 2022 में उसके बेटे को लिखा गया था। सैम ने लगभग अपने पेरेंट्स की बात सुनी और 2 हफ्ते बाद ही उन्हें आर्म रिसर्च से $10 मिलियन और एक $10 मिलियन का बामास प्रॉपर्टी मिला। कोर्ट केस के दौरान सैम के लिए बड़ी समस्या ये थी कि उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा। उसके अरेस्ट से पहले FTX के फाउंडर ने हाई प्रोफाइल मीडिया इंटरव्यू की एक स्ट्रिंग की। वो पॉडकास्ट पर दिखाई दिए और इंसेंटली ट्वीट किए और कोर्टरूम में वो कमेंट्स जो वो इन इंटरव्यूज़ के दौरान करते थे वो उसके लिए हंट करने लगे। उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बार बार प्रोसिक्यूशन ने सैम के इन मीडिया टूर्स के दौरान दिए गए इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स का रेफरेंस दिया। उन्होंने सैम से पूछा, क्या आपने ये स्टेटमेंट दी थी? और सैम हमेशा कहता, मुझे याद नहीं। और फिर प्रोसिक्यूशन उसे उसकी एग्जैक्ट बात कहते हुए एविडेंस दिखाती। पॉल टचमैन, एक फॉर्मर प्रोसिक्यूटर, ने यह परफेक्टली सम अप किया, अगर बैंकमैन फ्रीड को कुछ पछताना है तो वो ये नहीं कि उन्होंने टेस्टिफाई करने का डिसीजन लिया, लेकिन वो पब्लिकली स्टेटमेंट्स जो उन्होंने अपने अरेस्ट से पहले किए। उन्होंने प्रोसिक्यूशन के लिए ये सिग्निफिकेंटली ईजियर बना दिया। उन्होंने अपने बेड बनाया और वो उसमें लेट रहे हैं। सैम बैंकमैन फ्रीड को कोर्ट रूम में डिमोलिश किया गया। वो खड़ा हुआ सुनने के लिए ज्यूरी ने क्या डिसाइड किया सिर्फ कुछ घंटों में। उन्होंने उसे सभी काउंट्स पर दोषी पाया।
वर्डिक्ट पढ़ने के बाद उसने बिना किसी इमोशन के वापस बैठ गया। उसके पेरेंट्स दूसरी तरफ परेशान लग रहे थे। वायर्ड मैगजीन के अनुसार एसपीएफ का पिता जोसेफ बैंकमैन आगे झुका, अपने हाथों को अपने सिर के साइड पर रखा। उसकी माँ बारबरा फ्रीड ने अपने हाथों को अपने चेहरे पर कस लिया। जल्द ही वो एक दूसरे को पकड़ रहे थे। एसपीएफ के लिए सब खत्म हो गया था। उसे वहाँ से ले जाया गया। उसने अपने पेरेंट्स को आखिरी बार देखा, सिर्फ एक छोटे से मारने वाले सिरहाने का इशारा दिया और उसके साथ वो चला गया। सैम बैंकमैन फ्रीड को 115 साल की जेल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। क्या वो इतना समय पाएगा? मुझे शक है। हालांकि एफटीएक्स के फाउंडर को 28 मार्च 2024 को सेंटेंस किया जाएगा, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम फिलहाल वो ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंदी बनाए रहेंगे। सैम बैंकमैन फ्रीड को क्रिप्टो का सबसे जिम्मेदार आदमी माना जाता था। उसका एक्सचेंज एफटीएक्स एक श्योर बेट था, एक्सट्रीमली सेफ। वो यहाँ तक पहुँच गया था कि वो क्रिप्टो रेगुलेशन के रूल बुक लिखने के लिए तैयार था। उसने कांग्रेस के सामने बार बार गवाही दी। लॉ मेकर्स के साथ क्लोज कनेक्शंस थे, जिसमें $100 मिलियन पॉलिटिकल डोनेशन का भी हिस्सा था। लेकिन अब वो 2020s के सबसे फेमस क्रिमिनल्स में से एक है। धन्यवाद देखने के लिए। ज़रूर देखिए पिछला एपिसोड उसके ऊपर। ठीक है, मैं जल्दी मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा समय बिताएं।